ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अस्थि रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त तो चला है ठीक 9:30 और ये वो वक्त होता है जब हम आपसे जुड़ जाते हैं उन तमाम समस्याओं को लेकर जो आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें कोरोना भी है और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका आप निदान पाना चाहते हैं, जिनसे आप पीड़ित हैं। रोजाना हम एक डॉक्टर, एक विशेषज्ञ के साथ आपसे जुड़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रश्नों, आपकी जिज्ञासाओं, आपके सवालों का जवाब दे सकें, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को बीमारियों से दूर रख सकें। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अस्थि रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। डॉक्टर राजेश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार श्रोताओं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके सवाल हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर से अगर हमें फोन कर रहे हैं तो इस फोन से आगे 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं हम देश में कोरोना की स्थिति क्या है। टीकाकरण की स्थिति की बात करें तो आंकड़ा 113 करोड़ 61 लाख को पार कर गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरे विश्व को हमने दिखा दिया है कि किस तरह से हमने कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाने की कोशिश की और काफी हद तक हम इस पर काबू पा भी चुके हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चूक हो रही है, क्योंकि कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पे मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर राजेश जी, बिल्कुल सही। आपकी दोनों बातों से मैं सहमत हूँ। एक तो जो इतने बड़े स्तर पे टीकाकरण हुआ है और जो लोगों ने पहला अपना जो जितने भी मिथ्या और भय थे उनके ऊपर विजय पाकर जो आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाई है, उसी की वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि लगातार देश में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। हालांकि जैसे आपने कहा कि कुछ एक राज्य है जहां पे ऐसा हो रहा है, पर इतने बड़े देश में जहां हर राज्य अपने आप में किसी यूरोपियन देश के बराबर है, इसमें कोई ज्यादा हैरत की बात नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही उन राज्यों में भी स्थिति काबू में आ जाएगी और जहां पे वैक्सीनेशन का दर अभी कम है वहां पे वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर घर पर दस्तक दे के जो लोग घर से निकल नहीं पा रहे या घर से निकलने में डरते हैं, उनको घर पे भी वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सब इस बात को प्रमाणित करता है कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारा नेतृत्व है, वो इस बात के लिए बहुत जागरूक है कि देश के हर नागरिक की वैक्सीनेशन हो जाए, तभी हम कोरोना पे पूरी तरह से विजय पा सकेंगे। जी डॉक्टर राजेश, कोरोना ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया है और कोरोना ठीक होने के बाद भी व्यक्ति काफी हद तक कुछ बीमारियों से पीड़ित रहे हैं जिन्हें हम लॉन्ग कोविड कह रहे हैं। एक अस्थि रोग विशेषज्ञ के हिसाब से हम आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर राजेश, क्या आपके पास इस तरह के भी कोई मरीज आए हैं जो कि कोरोना से पीड़ित थे, उसके बाद उन्हें हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या कुछ इस तरह की समस्याएं आई हैं? जी नवीन जी, बिल्कुल। हम जानते हैं कि जो लॉन्ग कोविड है वो शरीर के बहुत से अंगों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों की हृदय की गति जो है या हार्ट रेट लगातार ज्यादा रहता है, खास करके जब वो लेटे से उठते हैं तो उनको एकदम से तेज हृदय की गति हो जाती है या फेफड़ों में तकलीफ रहती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, ब्रेन फॉग जिसे हम कहते हैं वो रहता है और हम जानते हैं कि सूंघने की शक्ति और स्वाद चला जाता है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि हड्डियों पे और मांसपेशियों पे और जोड़ों पे इसका क्या असर है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वायरल बुखारों में
दर्दे होना शरीर में और जोड़ों में दर्द होना कोई नई बात नहीं है। हम सब जानते हैं डेंगू फीवर में, चिकनगुनिया में कई बार ये वायरल रोग को हड्डी तोड़ रोग कहा जाता है कि इतनी तेज दर्द होती है मानो हड्डी टूट गई हो। तो इसी तरह से कोरोना वायरस भी जो वायरल इलनेस है, इसमें ठीक होने के बाद हम जानते हैं कि अब सब लोग समझ गए हैं कि एक इन्फ्लेमेशन नाम की चीज होती है शरीर में कोरोना से, जो कि सारे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है। और यही जो इन्फ्लेमेशन है या सूजन है, वो जब मांसपेशियों में होती है या जोड़ में होती है, तो थकावट होना, जोड़ों में दर्द होना, एकदम से निढाल महसूस करना, चलने फिरने में कमजोरी लगना, और खास करके एक इतनी कमजोरी महसूस होना कि कई लोग ये समझते हैं कि उनसे खड़े भी होना मुश्किल है। ये सब अक्सर पाए गए हैं उन लोगों में जो कि कोविड से उभर के आए हैं, बच के निकले हैं। तो हड्डियों और मांसपेशियों पे और जोड़ों पे डेफिनेटली इसका असर होता है। जी डॉक्टर राजेश, हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो हमें जोड़ों का दर्द है ये हमें कोरोना का आफ्टर इफेक्ट्स है या फिर किसी और वजह से हो रहा है या फिर ये चिकनगुनिया का इफेक्ट है? तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हमेशा ये संभव नहीं है पता लगाना, लेकिन जो आमतौर पे देखा गया कि अगर आप कोविड से आपने रिकवर किया है और उसके बाद आपको जोड़ों का दर्द है, और अगर आपकी ब्लड टेस्ट में, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कोविड में हम लोग सीआरपी टेस्ट करते हैं और सीआरपी हाई होता है। सीआरपी ये दिखाता है कि हमारे शरीर में एक इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया चल रही है, एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें सूजन आती है अंगों में और शरीर में। तो अगर सीआरपी हाई है और आप अभी चिकनगुनिया से रिकवर किए हैं, तो काफी संभावना है कि ये चिकनगुनिया की वजह से है, कोविड की वजह से है। लेकिन जो कोविड से रिकवर करने के बाद जो दर्द है और जो गठिया का दर्द है, उसमें कुछ एक अंतर भी पाए गए हैं। जैसे कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बाकी जो गठिया होते हैं, ऐसे में सो के उठने के बाद शरीर में जकड़न रहती है जो आधे घंटे से ज्यादा रहती है, अक्सर 1 घंटे तक रहती है, और जब तक मरीज उसके चलता फिरता नहीं है तब तक जो है ये ठीक नहीं होती है। तो दोनों में अंतर करना जरूरी है। जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन, जो गठिया है उसमें जोड़ों में सूजन होगी, रात में सोने के बाद सुबह उठ के अकड़न होगी, और बहुत से जोड़ों में दर्द होगा, जैसे हाथ के जोड़ों में दर्द हो सकता है, घुटने में हो सकता है, कोहनी में हो सकता है, कलाई में हो सकता है। तो फिर भी अगर उसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो वो इस बात का निदान कर सकते हैं कि ये कोविड की वजह से है या आपको दूसरा कोई गठिया डेवलप हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे में देखा गया है कि कुछ व्यक्ति इन दर्दों का खुद ही निदान करने लगते हैं, पेन किलर्स लेने लगते हैं या फिर दूसरी तरह के इलाज शुरू कर देते हैं। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के क्या इस तरह का इलाज करना सही है? जी बिल्कुल नहीं सही है, ये खतरनाक हो सकता है। पहली बात तो ये है कि आपका निदान जरूरी नहीं है कि ठीक हो, और अगर गलत निदान है तो जो बीमारी है असल वो बढ़ सकती है और कॉम्प्लिकेट हो सकती है। और मुझे ये लगता है कि हमारे समाज में थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन, जैसे आपने कहा, या केमिस्ट के पास गए और कहा कि अच्छा मुझे दर्द हो रही है दवा दे दो, तो दवाओं का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के करना खतरनाक हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में पेन किलर से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा लाखों में है हर प्रति वर्ष। तो ऐसा नहीं है कि दर्द की दवाइयां जो है वो किसी भी साइड इफेक्ट के बिना है, उनमें कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें, क्योंकि आप बीमारी और दवा दोनों से होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं अगर आप टाइमली डॉक्टर से सलाह लें। जी हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले आपकी सलाह को जरूर मानेंगे। बहरहाल हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बड़ौत से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज क्या सवाल पूछेंगे आप? आज पूछना चाहूंगा जी, किसी चीज की स्मेल न आना, स्वाद खत्म हो जाना, ये सब कोरोना के कारण है, और इसके विषय में बताइए, समझाइए अच्छी तरह। जी डॉक्टर राजेश।
जी, तो नवीन जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा महेश जी ने कि स्वाद क्यों चला जाता है और स्मेल क्यों चली जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कोरोना है ये नाक के रास्ते और सांस के रास्ते में एंटर करता है, और ये जो सांस की जो नर्व्स है या नसें हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे कि वो काम उनका करना कम हो जाता है। तो ये इस बीमारी का एक सिम्टम है या उसकी एक निशानी है कि इसमें सूंघने की और स्वाद की सेंसेशन जो है वो ब्लंट हो जाती है या खत्म हो जाती है, और इसमें दुर्भाग्यवश कोई और इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आप इसकी प्रतीक्षा करें। समय के साथ ही ये दोनों चीजें आती है, कुछ बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ को 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक हमने नहीं देखा है जिसको ये परमानेंटली या स्थायी रूप से ये स्वाद और खुशबू का जो एहसास है वो खत्म हो गया हो। तो धैर्य रखें, ये सब ठीक हो जाता है, धीरे धीरे बॉडी इसको ओवरकम कर लेती है। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम, और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में हड्डी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है। देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। इस बीच प्रयागराज से बजरंगी जी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका सवाल सुनते हैं, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। बजरंगी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं जानना ये चाहता हूँ, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहा है उसके लिए क्या किया जाए? जी डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रखे हैं। यहाँ मैं एक और प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ लोग ने एक वैक्सीन लगवा ली है और उसके बाद कहते हैं कि कोरोना की जो अब संख्या है वो कम होती चली जा रही है, तो हमें दूसरा वैक्सीन लगाने की अब जरूरत क्या है? तो नवीन जी, बजरंगी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें कोविड तो हो गया, अब दोबारा वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है, या वैक्सीन के बारे में उनको कुछ भ्रम है, मिथ्या उनका ऐसा विश्वास है, या वो ये सोचते हैं कि एक डोज लग गई, अब केसेस कम हो गए तो क्या लगवाने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखें कि एक डोज लगवाना या कोई भी डोज नहीं लगवाना एक बराबर है। एक डोज से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ये कहने की बात है, बहुत बार ये कहा जाता है कि एक डोज में कुछ एफिकेसी है, लेकिन सत्य बात यह है कि वही आदमी इससे सुरक्षित है। वैक्सीन अपना काम तभी कर सकती है जब दूसरी डोज को 2 सप्ताह का समय निकल गया हो। और ये भी बता दूं कि वैक्सीन कोई भी 100% या 100% कारगर नहीं होती है। उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन उसमें होने वाली इन्फेक्शन में आपको अस्पताल में भर्ती होना या आईसीयू में जाने का या मृत्यु का खतरा, जोखिम काफी कम हो जाता है। वैक्सीन नहीं लगवाने से आप न सिर्फ अपनी जान से खेल रहे हैं, बल्कि आप अपने नजदीकी लोगों से, अपने मित्रों रिश्तेदारों की जान से खेल रहे हैं, क्योंकि ये संभव है कि आप जो है खुद संक्रमित हो जाएं और आपको कुछ ना हो और आप बाकियों को संक्रमित कर दें और उन लोगों की जान पे बनाए। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी गुड़गांव में बहुत दिन के बाद एक मृत्यु हुई, लेकिन वो जिनको हुई 71 वर्ष के व्यक्ति से, उनको परिवार के किसी व्यक्ति से हुई। परिवार के व्यक्तियों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये बीमारी इतना खतरनाक बीमारी है, और इसमें एक आपकी अकेले की बात नहीं है कि आप सोचे कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊं तो ये मेरी जान का मामला है, मैं चाहे कुछ भी करूं अपनी जान से। इसमें आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बाकी लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, और दोनों डोज लगवाएं, और दोनों डोज के दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद तक भी और उसके बाद भी पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, ताकि आप अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा न बने। जी,
हमारे अगले श्रोता हैं लोनी से मोहम्मद यामीन। यामीन साहब, स्वागत है आपका। तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब को। नमस्कार जी। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से। जी कहिए। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, आजकल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर लंबे टाइम तक रहेगा तो क्या कोरोना जल्दी हो जाए? जी डॉक्टर, आजकल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये तीनों के तीनों भी बहुत भयावह होते जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में कई मरीज इनके सामने आ रखे हैं। तो अब इन तीनों से बचाव के लिए, और ये तीनों के तीनों जो होने वाले इनसे बुखार हैं, वो कोरोना से किस तरह से अलग हैं, जरा समझाइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक समय था जब कोरोना की जो महामारी थी पूरे चरम पे थी, और तब हम ये कहते थे कि हर बुखार जो है वो कोरोना है, जब तक कि कुछ और प्रूव नहीं हो जाए या कुछ और सिद्ध नहीं हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात बचाव की। तो हम जानते हैं कि जो मलेरिया और डेंगू होते हैं वो मच्छर से होते हैं, और बार बार ये बात कही जाती है कि पानी को न जमा होने दें, मच्छरों को से बचाव रखें। अगर और कुछ ही तो मच्छरदानी लगा के सोएं, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई चीज नहीं है। बहुत प्रभावी होती है मच्छरदानी, लेकिन आजकल उसका रिवाज कम हो गया है। जो भी आप मच्छरों को नियंत्रित करने का साधन इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और वो पहली बात है। टाइफाइड का जहां तक सवाल है, टाइफाइड संक्रमित खाने से होता है। तो कहीं भी बाजार में खुला खाना या जो चीज ठीक से धुली नहीं है या खुला हुआ खाना दिख रहा है, उसको खाने से टाइफाइड होता है। तो जो हमारी प्राइमरी हेल्थ वाली, जो हम स्कूलों में भी पढ़ाते हैं कि जिस खाने पे मक्खी बैठ रही है उसको नहीं खाना है, कोई चीज बाजार में खुली बिक रही है उसको नहीं खाना है, तो वो उससे बचाव के कारण है। एक बात जरूर है कि इस समय में, जैसे कोरोना में भी एक समय था जब उसमें टाइफाइड का टेस्ट काफी लोगों को पॉजिटिव आ रहा था, जो कि शायद फॉल्स पॉजिटिव था। तो एक बात इन्होंने ये कही कि इनको अंतर कैसे करें। तो जहां तक कोरोना का सवाल है, कोरोना का जो संक्रमण है वो उसमें जो है हम जानते हैं कि उसमें सांस फूलना या गला खराब होना या बुखार होता है। डेंगू फीवर में बुखार होता है, लेकिन कोई भी सांस संबंधी तकलीफ नहीं होती है। उसमें कुछ खांसी, जुकाम, गला खराब होना, सांस फूलना ये नहीं होता है, जबकि उसकी जगह बदन में दर्द होता है बहुत, और बहुत तेज बुखार होता है, और अक्सर ऐसा तेज बुखार होता है जो कि दवा खाने से भी जल्दी नहीं आता है। जो टाइफाइड है वो भी ऐसा बुखार है जिसमें कि खांसी जुकाम जैसी चीज नहीं होती है, लेकिन टाइफाइड के बुखार में भी जो ब्लड टेस्ट है वो अक्सर वायरल बुखार की तरह आते हैं, कि उसमें कुछ ब्लड टेस्ट में TLC वगैरह जो ज्यादा हाई नहीं होती है, और उसमें भी बहुत आवश्यक है कि उसमें जो है डॉक्टर को समय से दिखाया जाए। तो एक बात का ध्यान रखें, जब आप इस बात से परिचित हैं, इस बात को जानते हैं कि इस समय कोरोना, डेंगू और टाइफाइड तीनों चल रहे हैं, तो बुखार होने की स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डेंगू और टाइफाइड आपसे दूसरों को नहीं फैलेगा। हालांकि कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना अभी गया नहीं है, और कोरोना से आप दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इनके अलावा खास करके जिस तरह से टाइफाइड है, तो उसमें एंटीबायोटिक जल्दी शुरू करने की जरूरत है। तो बहुत जरूरी है कि उसका डायग्नोसिस किया जाए, और आजकल ब्लड टेस्ट से तुरंत डेंगू का, मलेरिया का और टाइफाइड का डायग्नोसिस होकर उनका इलाज शुरू किया जा सकता है। डेंगू है तो उसमें बुखार और प्लेटलेट पे नजर रखनी है। तो हर हालत में आज की तारीख में जिसको भी बुखार हो रहा है उसको तुरंत मेडिकल एडवाइस या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर पे छोड़ दें। आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसका सही निदान डॉक्टर ही कर सकते हैं, तो आपको सही समय पे सही इलाज दे सकते हैं। हमें उम्मीद है प्रश्न का जवाब पूरी तरह से मिल गया होगा, और डॉक्टर साहब ने तीनों ही बुखार के बारे में बहुत अच्छी और बहुत क्लियर जानकारी हमें
दी है। इस बीच चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे, वहां से गुरुनाथ जी से जुड़ते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार गुरुनाथ जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल है अस्थि रोग के बारे में है सर। जी। हमारे एक रिलेटिव सर 1 साल पहले उनको कोरोना हुआ था और रिकवर होके घर पे आने के बाद 2 महीने के बाद ये जो जोड़ों का दर्द, जो शोल्डर वगैरह, ये हड्डियों में बहुत ज्यादा मतलब दर्द होना शुरू हो गया। सर उनकी एज अभी 35 है। तो सर हमने अस्थि रोग विशेषज्ञ को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि इनके हड्डियों का जो कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो चुका है। तो सर मेरा यही सवाल है कि सर क्या कोरोना का ये असर है, क्योंकि जो कैल्शियम कम होने का जो है तो ओल्ड एज में होता है, तो एक बात समझ में आती है। थैंक यू जी। डॉक्टर राजेश, बहुत व्यवहारिक सवाल है इनका। इन्होंने जो सवाल पूछा, इनके रिश्तेदार हैं, उनकी उम्र 35 साल है, कोरोना हुआ था, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद इनके जोड़ों में और हड्डियों में काफी दर्द है। दिखाया इन्होंने तो पता चला कि कैल्शियम की कमी बताई है। क्या युवावस्था में भी ये हो सकता है क्या? जी, युवावस्था में भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है और हमने विटामिन डी की कमी के ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां किसी के लिए कुछ कदम चलना भी मुश्किल था। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि कोरोना से बहुत सारे प्रभाव जो हुए हैं, दुष्प्रभाव, उनमें एक हड्डियों पे असर होना भी है, क्योंकि लोग बहुत घर के अंदर रहे, धूप में नहीं गए, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए हमें गति चाहिए। हमें हड्डियों पे वजन डालने से हड्डियां मजबूत होती है। अगर हम बेड पे रेस्ट करते रहेंगे या कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो हड्डियां कमजोर होती हैं। अगर हम धूप में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर से जैसे आजकल का मौसम है, जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये दिखाया गया है कि पोल्यूशन से न केवल जो सूर्य की किरणों से विटामिन डी बनता है वो कम हो जाता है, बल्कि पोल्यूशन से भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि विटामिन डी की कमी है, जिससे इस तरह की मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जैसे पहले भी हमने कहा कि कोविड के बाद में कुछ इन्फ्लेमेशन या सूजन शरीर के अंगों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में हो सकती है। उसके लिए विटामिन लें, अच्छी डाइट लें, खूब पानी पिएं, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो पैरासिटामोल जैसी कोई सिंपल दवाई लें। थोड़ा बहुत गर्म सिकाई से इन बीमारियों पे असर पड़ता है, या अगर आपके घर के पास कोई हेल्थ क्लब है, हेल्थ सेंटर है जहाँ स्टीम बाथ या सोना बाथ उपलब्ध है, जो एक तरह से हीट ट्रीटमेंट है, इन सब से आपको मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जैसे हमने पहले भी कहा कि चिकनगुनिया के बाद हमने देखा कि कई महीनों तक लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसी तरह से इस वायरल बीमारी में भी ये रह सकता है। और कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखें, चलना फिरना, थोड़ा घूमना, अपनी हड्डियों पे वजन देना। विटामिन डी हमारी डाइट में ज्यादा नहीं होता है, हमारी खुराक में ज्यादा नहीं होता है, खाने में नहीं होता है ज्यादा, तो उसके लिए विटामिन डी की सप्लीमेंट या दवाई गोली लेने तो बेहतर रहेगा। उससे बहुत जल्दी विटामिन डी की कमी वाले लोगों में आराम मिलता है। जी डॉक्टर साहब, इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। अगले श्रोता हमारे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बबलू जी। बबलू जी नमस्कार सर। आकाशवाणी परिवार को और आपको सर मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। जी शुक्रिया। महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि सर जो स्टेट ये घोषणाएं करते हैं कि 100% वैक्सीनेशन का टारगेट हमने पूर्ण कर लिया है, तो सर ये क्या जो प्रवासी श्रमिक हैं जो अदर स्टेटों में रह रहे हैं, क्या इनका भी डाटा आप प्राप्त करते हैं उन प्रांतों से कि जहां पे हमारे कितने श्रमिक हैं, जैसे महाराष्ट्र में? जी डॉक्टर साहब,
ये जानना चाहते हैं कि जब हम गणना करते हैं तो हम संपूर्ण भारत की गणना करते हैं। जी 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 जी, तो ऐसा है कि ऐसा कुछ सरकार का नियम नहीं है कि आप जिस राज्य में हैं उसी राज्य में आपको वैक्सीनेशन करवाना है। आप जो है कहीं भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो जो गणना होती है वो गणना इस हिसाब से होती है कि किसी राज्य में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उन सभी को वैक्सीन लग गई है तो ये राज्य कहता है कि 100% है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के अलावा और लोगों को वैक्सीन नहीं दी, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रांत में जाके और अपने जो आधार कार्ड के बेसिस पे एक्चुअली वैक्सीनेशन मिल सकती है, क्योंकि अब तो वैक्सीन वैसे ही केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है, तो उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कहीं भी आप ऐप के थ्रू या जब आप वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। उसके लिए आपका फोन नंबर और आधार कार्ड जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहता है उसे किसी भी तरह की रुकावट है, वो किस प्रांत में रह रहा है या किस प्रांत में काम कर रहा है, इससे कोई भी किसी तरह की भी रुकावट नहीं है। जी डॉक्टर, मौसम बदल रहा है, कोरोना भी धीरे धीरे जिसे कहते हैं ढल रहा है, लेकिन लॉन्ग कोविड से अभी भी बहुत से लोग पीड़ित हैं। ऐसे में बदलते मौसम में हड्डी और जोड़ों दर्द का जो दर्द होता है उसकी समस्या से निपटने के लिए कुछ खास बातें, कुछ खास टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो अब ये बिल्कुल ठीक है कि मौसम बदल रहा है, तो और जैसे ज्यादातर अधिकतर राज्यों में पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है और हम ये कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सैर करें। तो मेरा परामर्श ये है कि सुबह और शाम की सैर ना करें, क्योंकि सुबह और शाम को जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है, उसकी गुणवत्ता बहुत कम होती है। इसलिए जब धूप हो तो धूप में सैर करें, खास करके वो व्यक्ति जिनको काम पे नहीं जाना है या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको छत पे जाना है, धूप में थोड़ी चहलकदमी करनी है, तो उसमें दोनों फायदे हो जाएंगे। विटामिन डी भी मिल जाएगा उनको धूप में, और उस समय में जो पोल्यूशन है उसके भी सिवियरिटी कम होती है। दूसरे, खाने में आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ये याद रखें कि दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि विटामिन डी का कोई भी शाकाहारी स्रोत नहीं होता है, और धूप से बनने वाला विटामिन डी बहुत कम होता है, क्योंकि वो 10 बजे से 3 बजे तक कम से कम आपको एक बार 45 मिनट लगातार धूप में अपना चेहरा, गर्दन और ऊपरी धड़ को सूरज के सामने रखने से ही विटामिन डी मिलता है, और इतनी देर हम लोग धूप में रहते नहीं हैं। शीशे से छन के आने वाली धूप जो है वो विटामिन डी नहीं बनाती है। ऐसे में विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना या टैबलेट लेना, अगर आपको कमी है तो 60,000 यूनिट सप्ताह में एक बार आप 3 महीना लें और उसके बाद 1 महीने में 1 लें, तो आपको उसकी कमी नहीं होगी। इसके अलावा शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ रहे, मसल्स के लिए एक्सरसाइज करें। हमारी हड्डियों के लिए वो एक्सरसाइजेज अच्छी होती है जिनमें उन पे वजन पड़ता है। और जहां तक जोड़ों का सवाल है, तो जमीन पे बैठना, आलसी पालसी मारना, इंडियन लैट्रिन, सीढ़ी चढ़ना, रैंप पे चढ़ना, इन सब से जोड़ों पे काफी जोर पड़ता है, खास करके घुटनों पे। तो जिन लोगों को जोड़ों की दर्द रहती है उनको इन सब गतिविधियों से बचना चाहिए। डॉक्टर राजेश, वक्त अभी हमारे पास बहुत कम है, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर बहुत सारे ढेर सारे सवाल करेंगे और आपसे उनके प्रश्न चाहेंगे। बहरहाल, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अस्थि रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा।